हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 10 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 9 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एस सी का जो वीडियो लेखपाल पटवारी एआरओ वाला जो एग्जाम होना है, ठीक है, री एग्जाम होना है, उस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड जी के पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ जो है वो नदी है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। तो गुंजी गुंजी जो है काली नदी के तट पर है। सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी के तट पर है। चौखुटिया ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रतापनगर जो है, देखिए, पिंडर नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये है जलकुर नदी। ठीक है, किस नदी के तट पर है ये? तो ये स्थित है जलकुर नदी के तट पर। ठीक है, जलकुर नदी के तट पर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कब पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है? तो कब पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है? तो आप याद रखना, जनवरी 2024 में। कब? जनवरी 2024 में। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। ठीक है, कब की गई थी? 2012 में। और कहाँ पर? नैनीताल जिले में। कहाँ पर गाइस? नैनीताल जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, राज्य के बजट में इस बार 13.38% की वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही है, इस बार का जो बजट है उसमें 13.38% की वृद्धि हुई है। अगला है, 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा 9,526.35 करोड़ रहा। बिल्कुल सही है। अगला है इसमें, 2024-25 में तृतीयक क्षेत्र का प्रतिशत 46.02% रहा। बिल्कुल सही है। सबसे कम जीडीपी वाला जिला चंपावत रहा। देखिए, ये गलत है। सबसे कम जीडीपी वाला जो जिला रहा है वो रहा है रुद्रप्रयाग। कौन सा रहा है? रुद्रप्रयाग। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक में हरिद्वार है और सबसे कम जीडीपी में रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है, देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र हल्द्वानी। देखिए, पहला इसमें गलत है, क्योंकि देश का जो पहला फर्न संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रानीखेत में। कहाँ पर स्थित है ये? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगला है, देखिए, इसमें ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, फिर भी आगे देख लेते हैं। देश का पहला लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। राज्य का प्रथम मोस गार्डन ये खुरपाताल नैनीताल में है। देश की पहली सुरभि वाटिका लाल कुआं नैनीताल में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए गलत था। देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र हल्द्वानी में नहीं है, ये रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो राज्य की जो प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये कौन है? तो आप याद रखना, तारा रावत। कौन है? तारा रावत। ये पौड़ी जनपद से मतलब बिलोंग करती है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश करने वाली राज्य की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा एकता बिष्ट। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकता बिष्ट। 2011 में, याद रखना, 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश करने वाली राज्य की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई थी? तो ये बन गई थी एकता बिष्ट।
और आप याद रखना एकता बिष्ट, तारा रावत, स्नेहा राणा, इन तीनों का संबंध जो है क्रिकेट से है। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गहलोला को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गहलोला जी को कहा जाता है। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवाधामी, बिल्कुल सही है। गढ़वाली बच्चूलाल भट्ट, बिल्कुल सही है। ग्लेशियर लेडी नेहा तोमर, देखिए ग्लेशियर लेडी नेहा तोमर को नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना शांति ठाकुर को। किनको कहा जाता है ग्लेशियर लेडी? तो शांति ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। और नेहा तोमर की बात करें, ठीक है, नेहा तोमर की बात करें तो नेहा तोमर को कहा जाता है लेडी सुल्तान। क्या कहा जाता है? लेडी सुल्तान जो है इनको कहा जाता है। कमेंट के माध्यम से बताइए किनको सिनो गर्ल, ठीक है, किनको सिनो गर्ल कहा जाता है। अगला है कवि शंकरदेव किस पवार वंश के, मतलब किस पवार वंश के शासक के राजगुरु थे? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है पूरा। तो कवि शंकरदेव पवार वंश के किस शासक के राजगुरु थे? ठीक है, तो आप याद रखना किनके राजगुरु थे ये? श्याम सहा के। किनके थे? श्याम सहा के। अब देखिए जो कवि शंकरदेव हैं इनका एक ग्रंथ है काफी महत्वपूर्ण है, वास्तु शिरोमणि। कौन सा है? वास्तु शिरोमणि, ठीक है, वास्तु शिरोमणि। तो ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्याम शाह की बात करें तो श्याम शाह के समय देखिए सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, सती प्रथा का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए श्याम शाह के समय में जो जेसुइट पादरी थे अंतोनियो दे अंद्रादे, ठीक है, वो श्रीनगर आए थे। कौन थे? अंतोनियो दे अंद्रादे, ठीक है, ये श्रीनगर में आए थे। तो ये पहले क्वेश्चन बन रखा है कि जेसुइट पादरी अंतोनियो दे अंद्रादे श्रीनगर किसके काल में आए थे? तो आप याद रखना श्याम शाह के शासनकाल में जो है ये श्रीनगर आए थे। अगला क्वेश्चन है बृहत संहिता में तंगा किसे कहा गया है? तो बृहत संहिता में तंगा जो कहा गया है ये कहा गया है खश प्रजाति को। किसको कहा गया है? खश प्रजाति को। अब देखिए किरम, मैंने आपको कई बार बताया इनका किरम आप जरूर याद रखना। पहले उत्तराखंड में आए थे कौल, ठीक है, कौल के बाद आए थे किरात, ठीक है, किरात के बाद आए थे खश और खस के बाद आए थे सोका, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। खसों की बात करें तो खसों को 1885 में, ठीक है, 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। उसके अलावा दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जो खस हैं इनमें टिकुआ प्रथा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना है कि टिकुआ प्रथा का संबंध किस प्रजाति से है? ठीक है, तो खस प्रजाति से है। झटेला, ठीक है, झटेला प्रथा, तो झटेला प्रथा भी किससे संबंधित है? खस प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ग्वारख्या गुफा से कितने रंगीन चित्र मिले हैं? तो ग्वारख्या गुफा से देखिए कितने रंगीन चित्र मिले हैं, तो आप याद रखना ये मिले हैं 41 चित्र। कितने मिले हैं? 41 चित्र। ग्वारखा गुफा की बात करें तो ये स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर चमोली में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये चमोली जिले में जो है ये स्थित है। पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राकेश भट्ट जी को। किनको जाता है? राकेश भट्ट जी को, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1993 में। तो इसकी खोज भी आप याद रखना। उसके अलावा देखिए जो ग्वारखा गुफा है इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना, ठीक है, पशुओं को हांका देकर भगाना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? खच्चर सेना की स्थापना ट्रेल ने 1822 में की थी। बिल्कुल सही है कि ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना 1822 में की थी। अगला है कर्नल गोवान के समय बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ था। बिल्कुल सही बात है, कर्नल गोवान के समय में
बाल विक्रय और जो महिला विक्रय प्रथा थी उसका अंत हुआ था। वेतन के समय प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्वेश्चन बनेगा कि किसके समय में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी, तो बेटन के समय में। ठीक है, अगला है रैमजे ने 1854 में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। ये बात बिल्कुल सही है कि रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन डेट जो है इसमें गलत है। यही जो है कथन इसमें गलत है, 1854 नहीं है, आप याद रखना क्या डेट है, 1858। ठीक है, 1858 में। अगला है उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में कब शुरू की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1823 में। कब, 1823 में। किसके द्वारा, तो आप याद रखना मेजर यंग के द्वारा। ठीक है, मेजर यंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लागू किया गया। ठीक है, तो आप याद रखना क्वेश्चन पहले ही बनाया कि सीलिंग कानून किससे संबंधित है, तो ये भूमि से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, भूमि से संबंधित है। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1972 में। कब, 1972 में। उसके अलावा यहाँ से एक दो पॉइंट हैं, आप याद रखना कि महाभारत काल में, याद रखना तराई क्षेत्र की बात हो रही है, तो महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में तराई क्षेत्र में विदर्भ, याद रखना विदर्भ राजाओं के अधीन था। ठीक है, महाभारत काल में तराई क्षेत्र जो है विदर्भ राजाओं के अधीन था। ठीक है, तो अधीन था, आप याद रखना कि विदर्भ राजाओं के अधीन था। चंद काल में, ठीक है, इस पॉइंट को आप खासकर याद रखना, चंद काल में तराई क्षेत्र को 7 परगनों में बांटा गया था। ठीक है, 7 परगनों में बांटा गया था। ठीक है, तो 7 परगनों में इसको बांटा गया था। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। हैवल घाटी आंदोलन, तो देखिए हैवल घाटी आंदोलन क्या टिहरी में हुआ था, बिल्कुल सही है, ये टिहरी में हुआ था। कंकोड़ा खाल आंदोलन क्या चमोली में हुआ था, बिल्कुल सही है, चमोली में हुआ था। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक जो है गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा क्या ये चमोली में है, बिल्कुल गलत है, चमोली में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये है अल्मोड़ा में। कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग जिले से राज्य के कितने जिला सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जिले से राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो देखिए ये हमारा रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये अपना रुद्रप्रयाग है। तो इस साइड से जो सीमा बनाता है ये बनाता है उत्तरकाशी। कौन बनाता है, उत्तरकाशी। ठीक है, इस साइड से सीमा बनाता है टिहरी, इस साइड से सीमा बनाता है पौड़ी। ठीक है, और इस साइड से पूरा, ठीक है, ये बनाता है चमोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जिले से राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 4 जिले, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बसंत देव की पत्नी का नाम राज नारायणी देवी है, तो बिल्कुल सही है, जो बसंत देव है इनकी पत्नी का नाम राज नारायणी देवी है। कल्याण राज की पत्नी का नाम वेगा देवी, तो देखिए ये गलत है। ठीक है, कल्याण राज की पत्नी का नाम वेगा देवी नहीं है, क्या है, लद्दा देवी। क्या है, लद्दा देवी। और वेगा देवी जो है ये किसकी पत्नी थी, ईष्टगढ़ देव की। किसकी थी, ईष्टगढ़ देव की। इच्छर देव की पत्नी का नाम सिंधु देवी, खरपर देव की पत्नी का नाम कल्याणी देवी। अगला क्वेश्चन है किस किले को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है, तो किस किले को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाणासुर किले को। ठीक है, बाणासुर किले को
स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। बाणासुर किले की बात करें तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चंपावत में। और इसका निर्माण किसने कराया था? बाणासुर ने। ठीक है, बाणासुर ने जो है इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, आपको कम से कम मेन जो है 31 से 32 चोटियां हैं। ठीक है, वो आपको सभी की सभी याद होनी चाहिए क्रम से, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी इसकी आपसे ऊंचाई पूछ लेगा सब, और कभी पूछ लेगा सबसे ऊंची कौन सी है। ठीक है, निम्न में से। अब ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे कि सबसे ऊंची तो पश्चिमी नंदा देवी है, लेकिन निम्नलिखित में से, यानी इन चार में से बात चल रही है। ठीक है, इन चार में से बात चल रही है कि निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी ऊंचाई देख लेते हैं। स्वर्गारोहिणी, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 62-52 मीटर। ठीक है, 62-52 मीटर। देखिए, 6252 करके याद करने में उतना मजा नहीं आता। अगर आप इसको 62-52 मीटर करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगी। देवस्थान, तो देवस्थान की ऊंचाई कितनी है? 66-78 मीटर। ठीक है, गंधमादन, इसकी ऊंचाई कितनी है? 69-84 मीटर। श्रीकंठ, ठीक है, श्रीकंठ की कितनी है? 67-28 मीटर। तो इसमें सबसे ऊंची कौन सी हो गई? गंधमादन। कौन सी है? गंधमादन, जो चमोली जिले में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिपराबमक ग्लेशियर चमोली में है, बिल्कुल सही है। पिनोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। डोरियानी ग्लेशियर टिहरी में, देखिए ये गलत है। डोरियानी ग्लेशियर टिहरी में नहीं है, ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये? तो ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, मैकतोली ग्लेशियर ये बागेश्वर में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, डोरियानी ग्लेशियर टिहरी में नहीं है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो क्षेत्रफल है वो 485.89 वर्ग किलोमीटर नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखना ये किसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो 485.89 वर्ग किलोमीटर है, ये किसका क्षेत्रफल है? तो जो गोविंद वन्य जीव विहार है, ये उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब जो है देखिए, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कमेंट के माध्यम से आप बताएं। फूलों की घाटी, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 87.50 वर्ग किलोमीटर। देखिए, मैं आपसे कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप इसको किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लिख के कमेंट करते हैं ना, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका आंसर आपको अभी बता दूं, ठीक है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे ना, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है, छोपती नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो छोपती नृत्य है ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र में। जो छोपती नृत्य है ये संवाद प्रधान गीत है। कैसा है? संवाद प्रधान। ठीक है, कैसा नृत्य है? संवाद प्रधान नृत्य है। ठीक है, और यह नृत्य प्रेम व रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य है। कैसा है ये? संयुक्त नृत्य है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होने हैं आपके, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, अपर पीसीआर, लोअर पीसीआर, ठीक है, सभी के लिए ये क्वेश्चन आपकी काफी हेल्प करेंगे। लेकिन खासकर जो आपका यूके ट्रिपल का बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ का री एग्जाम होना है, खासकर जो है ये क्वेश्चन आपको उसमें काफी हेल्प करेंगे।
इसकी पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पीडीएफ आपको पढ़ने का कब मतलब फायदा मिलता है, पहले आप वीडियो देखें। ठीक है, कभी बीच में मतलब एकदम नहीं कि अब आपने अभी वीडियो देखी तुरंत लगाए, ऐसा नहीं। एक हफ्ते बाद या आप कह सकते हैं कि 3-4 दिन बाद जो है आपको ये पीडीएफ लगानी चाहिए। ठीक है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहती है, और वही चीज हमें मतलब एग्जाम में आती है जो आपको लंबे समय तक याद है। ठीक है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।